स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू आवर टॉपिक लाइफ अंडर द मुगल्स। मैं आपको बता रहा था कि मुगल्स टाइम पीरियड के दौरान लोगों का जीवन किस तरीके से था। तो एडमिनिस्ट्रेशन तक मैंने रीड करा दिया था। अब आपको मिलिट्री लाइफ, वहाँ की मतलब जो सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री मुगल जो था मुगल्स टाइम पीरियड में कैसा था। ठीक है। अकबर पेड ग्रेट अटेंशन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसिप्लिन ऑफ आर्म फोर्सेस। अकबर ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया संगठन पे और अपनी आर्म्ड फोर्सेस के डिसिप्लिन पे, अनुशासन पे। ठीक है। जो उसकी सैन्य शक्ति थी, जो सैन्य बल था, उस पर, उसके अनुशासन पर और उसके संगठन पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। ही इंट्रोड्यूस द मनसबदारी सिस्टम। उसने मनसबदारी सिस्टम को शुरू किया, जैसा कि आपको मैंने पहले ही पढ़ाया था। ठीक है। मनसब वॉज अ रैंक और पोजीशन। मनसब जो था वो एक रैंक, एक पद था। ठीक। मनसबदार्स हेल्ड डुअल रैंक। मनसबदार्स जो थे वो डुअल रैंक्स, उनके दो स्थान थे, एक जाट का और एक सवर का। जो जाट थे इंडिकेटेड द स्टेटस ऑफ द ऑफिसर, उनका ऑफिसर का स्टेटस था। ठीक है। और जो सवर थे उनको पर्सनल पे दिया जाता था, उनको मतलब अलग से उनको पे किया जाता था, सैलरी दी जाती थी। सॉरी, हाँ, ये जाट को ही। ठीक है। और अभी सवर को नहीं, मतलब जाट को ही पर उनको ऑफिसर का स्टेटस था और उन्हें अलग से पर्सनल पे दिया जाता था। और जो सवर थे, लेटर मतलब सवर, उनको कंटिजेंट दे वर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन, उनको चांस दिया जाता था कि और उनसे ये आशा की जाती थी कि वो उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है। पहले जो थे उनको ऑफिसर का स्टेटस था और उन्हें पर्सनल पे दिया जाता था। दूसरे जो थे उनको कंटिजेंट मतलब होता है कि उनको ये मौका दिया जाता था कि वो जो है वो आर्मी को मेंटेन करेंगे। ठीक। द मनसबदार वर नोबल हु रिसीव सैलरीज नॉट इन कैश बट इन द फॉर्म ऑफ जागीर और मनसब्स। जो मनसबदार थे वो सामंत हुआ करते थे, वो मंत्री हुआ करते थे, जिनको सैलरी कैश में नहीं दी जाती थी बल्कि जागीर या मनसब के तौर पे दी जाती थी। जागीर मतलब जो लैंड होता है, ठीक है, जो भूमि होती है या किसी कोई अपना राज्य का कोई एक हिस्सा ही दे दिया। ठीक है। तो उसी को जागीर या मनसब कहते हैं। द मनसबदार कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द जागीर विच वॉज हिज सैलरी। मनसबदार जो था वो, अब जो जागीर उसे मिली है, जो स्थान मिला है उसे राज्य का, ठीक है, उसी से लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करता था जो उसकी सैलरी होती थी। ईच मनसबदार हैज़ टू डिलीवर सर्विस टू द स्टेट। हर मनसबदार को अपनी सेवा राज्य को देनी होती थी। ईच मनसबदार हैड टू मेंटेन कैवलरी अकॉर्डिंग टू हिज रैंक। हर मनसबदार को अपने रैंक के अनुसार, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग जो उसे पद दिया होता था उसके साथ कैवलरी मीन्स होता है स्टूडेंट्स आपका ये जो पैदल सेना चलती है। ठीक है। ये और ये आपका घोड़सवार वाला जो सेना वगैरह होती है उनको मेंटेन करना। दे हैड टू सप्लाई ट्रूप्स टू द एम्परर ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ वॉर इवन दो द एम्परर ऑल्सो मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी। यहाँ पे कह रहे हैं कि मनसबदार को जो है वो स्पेशल ट्रूप्स माने सेना, ठीक है, सेना को एम्परर को देना होता था, सम्राट को, जब युद्ध का समय आता था तो मनसबदार को सप्लाई करना होता था ट्रूप्स को एम्परर को। ठीक है। और हालांकि एम्परर अपनी खुद की भी एक अपनी स्टैंडिंग आर्मी होती थी, एक बहुत बड़ी सेना होती थी, लेकिन फिर भी वो मनसबदार को एक आर्मी एक उसको ट्रूप सप्लाई करना होता था। द एम्परर हिमसेल्फ लुक इनटू द अपॉइंटमेंट, प्रमोशन और डिसमिसल ऑफ द मनसबदार्स। जो यहाँ पे एम्परर होता था वो खुद मनसबदार्स के अपॉइंटमेंट को, उनको प्रमोशन देना है कि नहीं देना है या उनको हटाना है, ये सब देखता था। ऑल्सो द मनसबदारी वॉज नॉट हेरिडिटरी। और मनसबदारी सिस्टम जो था वो हेरिडिटरी नहीं था, ये नहीं कि पिता से पुत्र को ही मिलेगी। ठीक है। द सिस्टम वर्क वेल बट इट वॉज नॉट विदाउट डिफेक्ट। हालांकि ये सिस्टम जो था इसने बहुत अच्छे से काम किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं थे, कोई कमियां नहीं थी। द सोल्जर्स वर लॉयल टू द मनसबदार रादर देन द एम्परर। इसमें ये सबसे बड़ी कमी थी कि जो सोल्जर्स थे, जो सेना में आपके सैनिक थे, वो मनसबदार के ज़्यादा वफादार थे, एम्परर से ज़्यादा मनसबदार के वफादार हुआ करते थे।
ऑल्सो समटाइम्स द मनसबदार चीटेड द एम्परर एंड ट्राइड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस। और कभी कभी इसमें क्या हो जाता था कि जो मनसबदार था वो एम्परर को धोखा दे देते थे और सारे सैनिकों को अपनी तरफ करके उसके ऊपर अटैक कर देते थे और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। रेवेन्यू सिस्टम, अब देखिए रेवेन्यू सिस्टम कैसा था, वहाँ पे जो राजस्व कर लिया जाता था, मतलब जो टैक्स लिया जाता था वो कैसे था। लैंड एंड ट्रेड वर द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। जो लैंड था और ट्रेड था, मतलब जो एक लैंड से कर लिया जाता था और एक ट्रेड से, व्यापार से, ये रेवेन्यू की सोर्सेज थी, जो दो जगह से रेवेन्यू मिलता था। अकबर्स फाइनेंस मिनिस्टर वॉज राजा टोडरमल। अकबर का फाइनेंस मिनिस्टर जो था वो राजा टोडरमल थे। इनिशियली ही इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन नोन एज टोडरमल्स बंदोबस्त। शुरुआत में उन्होंने एक सिस्टम चलाया था रेवेन्यू कलेक्शन का, रेवेन्यू को इकट्ठा करने का, जिसको कहा गया टोडरमल्स बंदोबस्त। अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। मतलब टोडरमल ने क्या किया, एक सिस्टम चलाया रेवेन्यू कलेक्शन का जिसको कहा गया टोडरमल्स बंदोबस्त। और इस सिस्टम के अकॉर्डिंग अनुसार ये था कि जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था, मतलब ये नहीं कि अगर इतना से कुछ भी ले सकते हो रेवेन्यू, जब मन चाहा बढ़ा सकते हो, ऐसा नहीं था। उन्होंने फिक्स्ड कर रखा था, निश्चित रेवेन्यू लेना था कि जिस प्रकार वो फर्टिलिटी है लैंड की, मतलब जिस तरह से उस खेत में जितनी उपज होती है, मान लो अब ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, वहाँ ज़्यादा उपज नहीं होती, ज़्यादा फसल नहीं उगती, तो भी उस हिसाब से उतना ही रेवेन्यू ले रहे हैं, तो ये चीज़ गलत था। तो तोदरमल ने इस चीज़ को इम्प्रूव किया था और उन्होंने कहा कि जिस तरह से लैंड की फर्टिलिटी है उसके अनुसार ही रेवेन्यू लिया जाएगा। इन 1580 ही ब्रॉट इन अ न्यू सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन नोन एज दहशाला सिस्टम। उन्होंने 1580 में एक नया सिस्टम रेवेन्यू कलेक्शन का इंट्रोड्यूस किया, लोगों के बीच में ले आए, जिसे दहशाला सिस्टम कहा गया। अंडर द सिस्टम, इस सिस्टम में क्या था, ही टुक अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप ईयर्स एंड प्राइसेस कल्टिवेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। उन्होंने एक सर्वे किया, एक सर्वेक्षण किया, खुद देखा उन्होंने जो क्रॉप्स यील्ड होती थी, मतलब जो फसलें काटी जाती थी, ठीक है, जो भी फसलें कटी उनके सर्वे किया कि कितनी फसल हो रही है लोगों के पास और वो उसका क्या प्राइस उनको दिया जा रहा है। जो कल्टीवेट किया है 10 सालों के लिए उन्होंने इस चीज़ को सर्वे किया। The average produce of different crop as well as the average prices prevailing over the last 10 year was calculated and 1/3 share of the average produce was paid to the state। अब उन्होंने इसमें क्या किया कि जो एवरेज प्रोड्यूस था अलग अलग क्रॉप्स का और जो उनका प्राइस था जो उनको 10 सालों में मिला उसको कैलकुलेट किया उन्होंने, ठीक है, और उसका 1/3 शेयर जो था एवरेज प्रोड्यूस का, मतलब जो उन्होंने उनका औसत जो उत्पादन था जो उन्होंने प्रोड्यूस किया था उसका एवरेज का 1/3 पार्ट जो था वो स्टेट को देना पड़ता था। मतलब 10 सालों में जो भी उन्होंने एवरेज प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसका उनको उसका 1/3 पार्ट जो था वो स्टेट को यानी राज्य यानी राजा को देना पड़ता था टैक्स के रूप में। टैक्स वॉज असेस्ड ऑन एवरी लैंड होल्डर इंक्लूडिंग द नॉबल्स। टैक्स जो था वो सभी को देना पड़ता था, जितने भी लैंड होल्डर थे, यहाँ तक कि नॉबल्स को भी। पहले क्या था, इस सिस्टम के पहले नॉबल्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था, वो बच जाते थे। तो अब हर लैंड होल्डर के पास, जिसके पास भी ज़मीन थी, उसको टैक्स देना था, चाहे फिर वो नॉबल से क्यों ना हो। However, this system was in practice where the land could be measured and accounts kept। हालांकि ये सिस्टम वहाँ भी चलन में था जहाँ पर लैंड को मेज़र किया जाता था, नापा जाता था और अकाउंट्स बनाए जाते थे, मतलब लिखा जाता था कि किसके पास कितनी भूमि है। दिस सिस्टम वॉज नॉट एप्लीकेबल इन गुजरात एंड बंगाल। ये सिस्टम जो था ये गुजरात और बंगाल में नहीं एप्लीकेबल था, मतलब नहीं लागू किया जा सकता था। द मुगल ऑफिशियल्स टुक केयर ऑफ द फार्मर्स नीड। जो मुगल ऑफिशियल्स थे वो फार्मर के ज़रूरतों का ध्यान रखते थे। इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट लोन्स वर ग्रांटेड टू द फार्मर्स। मतलब जब सूखा वगैरह आता था, ठीक है, या अकाल पड़ जाता था, तो जो ड्रॉट माने सूखा होता है, ठीक है, जब फसलें वगैरह नहीं होती हैं, ठीक, तो लोन्स उनको दिए जाते थे फार्मर्स को और उनका जो टैक्स था, रेवेन्यू जो था, उसको घटा दिया जाता था। द प्राइसेस ऑफ ऑल सीरियल्स वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द लोकल प्राइसेस।
हर सीरियल्स माने अनाजों का जो प्राइस होता था उसे फिक्स कर दिया जाता था अकॉर्डिंग टू द लोकल प्राइस, मतलब जो वहाँ का लोकल प्राइस चल रहा होता था उसके अकॉर्डिंग उसके रेट को फिक्स कर दिया जाता था। नेक्स्ट इनका सबसे लास्ट जो था वो इकोनॉमी। मुगल टाइम पीरियड में इकोनॉमी कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी। एग्रीकल्चर वॉज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी इन दो ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इट। हालांकि आपकी इंडस्ट्रीज़ और जो थी और व्यापार जो था उसने भी इनकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया, लेकिन जो रीढ़ की हड्डी कही जाती थी इनकी अर्थव्यवस्था की वो एग्रीकल्चर था। मतलब मेन जो था, रीढ़ की हड्डी कहने से मतलब क्या है, अगर रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या आप बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। तो ठीक उसी तरीके से उस समय मुग़ल टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर जो था वो इकोनॉमी की बैकबोन था, अर्थव्यवस्था था, मानी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था। न्यू एरियाज़ वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन, नए नए जो क्षेत्र थे वो कृषि के लिए उसका उपयोग किया जाने लगा था। मेजर क्रॉप्स ग्रोन वर सीरियल्स, ऑयल सीड, शुगर केन, इंडिगो, बीटल एंड कैश क्रॉप्स। जो मेजर क्रॉप्स यहाँ पे होते थे, जो मुख्य फसलें होती थी उनमें कुछ अनाज थे, ऑयल सीड्स थे, ठीक है, शुगर केन, इंडिगो मैंने आपको बताया था, इंडिगो एक डाई होती है, एक कलर होता है, बीटल पान को कहते हैं, और ऐसी बहुत सी कैश क्रॉप में जैसे कॉफ़ी हो गया, ठीक है, आपका ये टी हो गया, ये सब आपका कैश क्रॉप्स हो गई। इंडस्ट्रीज़ ऑल्सो फ्लरिश्ड, धीमे धीमे इंडस्ट्रीज़ जो थी वो भी बढ़ रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ जो थी वो डाई की थी, ठीक है, डाई जो कलर रंगने वाला होता है, शॉल, कारपेट वीविंग मतलब कारपेट को जो बुना जाता था, ठीक, इन सब चीज़ों को नई इंडस्ट्रीज़ को भी और ज़्यादा बनाया गया। सिल्क की, कॉटन की, शिप बिल्डिंग, इन सब की इंडस्ट्रीज़ जो थी ये भी आगे बढ़ने लगी। ट्रेड वॉज इनकरेज, व्यापार जो था उसको बढ़ावा मिलने लगा। एंड टू फैसिलिटेट इट, और इसको फैसिलिटेट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए एक स्टैंडर्ड करेंसी, एक मुद्रा का भी चलन किया गया इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर कॉइन्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड। कॉपर की मुद्रा थी, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर के सिक्के जो थे वो इस समय इंट्रोड्यूस किए गए, चलाए गए। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है अकबर के टाइम पीरियड के सिक्के। बाबर इंट्रोड्यूस मैनी फ्रूट्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया ड्यूरिंग द राइजन ऑफ जहांगीर। बाबर ने बहुत से फलों को सेंट्रल एशिया से इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लाया था वो। जहांगीर के टाइम पे जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने टोबैको और पोटैटोज़ का कल्टीवेशन जो खेती थी उसका भी इंट्रोडक्शन दिया। नेक्स्ट है आपका अराउंड द वर्ल्ड, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे, ठीक है।